अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बारिश के पानी में घिरे और बिजली की फराहमी से महरूम कराची के शहरियों का सब्र अब जवाब दे गया है। आज क्लिफ्टन और DHA के रिहायशों ने कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की तरफ से बरवक्त इकदाम न करने के खिलाफ CBC के दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया और ये मुतालबा किया कि उनके इलाकों से निकासी आपको यकीनी बनाया जाए और टूटी हुई जो सड़कें अब उनको दोबारा तामीर किया जाए। जबकि महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश की पेशगोई करते हुए कहा है कि आज रात कहीं कम तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 90 साल की तारीख में कराची में ऐसी बारिशें पहले कभी नहीं हुई। यही वजह है कि सूबाई हुकूमत ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। आज कराची के मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास में कहा कि कराची के आवाम की मुश्किलात से आंखें नहीं बंद कर सकते। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए विफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। इजलास में असद उमर ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। जबकि सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के मुताबिक बारिशों से होने वाली तबाही का अजाला भी किया जाएगा। जबकि लोकल बॉडीज गवर्नमेंट की भी 2 रोज़ पहले आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है और आज सिंध हुकूमत की जानिब से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को तहलील करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध हुकूमत सूबे के 20 अजला को आफत ज़दा और कराची की सूरत हाल को तबाहकुन करार दे चुकी है। हालिया बारिशों से जहां खरबों रुपए की मईशत का नुकसान हुआ है, वहीं दर्जनों कीमती जानों का भी नुकसान हो चुका है। कराची इस हालत ज़ार को रातों रात नहीं पहुंचा, ये एक हकीकत है, बल्कि शहर की इस हालत की जिम्मेदारी शहरी इदारों की मुजरिमाना गफलत, शहरी बद इंतज़ामी और सियासी महाजराई को भी समझा जाता है। लिहाजा इसका इलाज भी उन्हीं इदारों और मुतल्लिका वजारतों के वज़रा को ही मिल बैठ कर निकालना होगा जो मकामी सतह के किसी भी छोटे से मसले को विफाक और सूबे का चैलेंज बना देने के माहिर हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है कराची से हमारी नुमाइंदा किरण खान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। किरण, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से ये कहा गया कि कराची के 90% जो पानी है मुख्तलिफ इलाकों से जो है ना वो ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जगहों पर अभी भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पानी नज़र आ रहा है। तो किस हद तक दुरुस्त है ये वज़ीर आला सिंध का दावा कि 90% इलाकों से हमने पानी भाई निकाल दिए? वज़ीर आला सिंध का दावा जो है वो अपनी तरफ, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इस वक्त भी सुरजानी FB एरिया अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 जो है वो इस वक्त मुतासिर है, पानी वहाँ पर मौजूद है। डिफेंस और क्लिफ्टन की हम बात करें, वहाँ पर भी पानी खड़ा है, जिसमें डिफेंस फेज 6 और जो सबा एवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। इसके अलावा नया नाज़माबाद में भी हमने देखा कि वहाँ पर भी अब तक जो है 7 से 8 फीट पानी जो है वहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू का काम इवन वहाँ पर जारी है, पाक फौज और बहरिया की जानिब से, वहाँ पे पाक बहरिया की जानिब से किया जा रहा है और लोग नकल मकानी कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन है कराची की कि अब तक मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी खड़ा है, लोग काफ़ी अजियत में इस वक्त भी मौजूद हैं। चाहे वो साहिब हैसियत लोग हों, जो पैसे वाले हैं वो भी बेबस हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है, जो बहुत ही कच्ची आबादियाँ हैं, जो बहुत पसमानदा इलाके हैं, वो भी बेबस हैं। तो इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि साहिब हैसियत लोग भी बेबस नजर आते हैं हमें, और गरीब लोग भी हमें बेबस नजर आते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर तबाही हुई है, और जब हमने देखा कि एक दफा महकमा मौसमियात की जानिब से एक दफा नहीं कई बार, तो जो इदारे हैं DMC, KMC, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इनका जो रिस्पॉन्ड होता है, ये कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं कि भागें और जाकर पानी को निकालें और ज़ाहिर लोगों को रेस्क्यू करें? इन इदारों का रिस्पॉन्स कितना जो है ना वो जल्दी होता है? KMC और DMC की हम बात करें तो वो तो ऐसा लगता था जैसे लोग जब नोटिस पीरियड में होते हैं तो काम करना छोड़ देते हैं, तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। हमें मेयर 6th स्पेल में नजर ही नहीं आए कहीं पर, कराची के दौरे पर कहीं पर भी हमें मशीन भी नजर नहीं आई। और जहां तक बल्दियात की बात है, बोला काफी जाता है, दावे काफी किए जाते हैं कि जो नशेबी एरियाज हैं और जो आपकी मेन शाहराह हैं वहां पर डी वाटरिंग मशीन लगाई जाएंगी, लेकिन नहीं लगाई जाती पहले, क्योंकि जब देखें बारिश होती है बहुत ज्यादा पानी
खड़ा हो जाता है। उस टाइम पे आप अपनी मशीनरी मूव कर ही नहीं सकते। यहाँ पे 10 मिनट का रास्ता 6 से 8 घंटे का रास्ता बन गया था कराची में। एक चैलेंज हो गया था यहाँ पे अपने घर पहुंचना या दफ्तर पहुंचना। उस माहौल में किस तरह आपकी मशीनरी पहुंचती? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। शर्जील मेमन साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। शुक्रिया शर्जील मेमन साहब आपका। शर्जील मेमन साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, अनप्रेसिडेंटेड जो है ना वो बारिशें हुई हैं। एक स्पेल ख़त्म होता है, अभी उससे निकलते नहीं हैं तो दूसरी जो है ना वो स्पेल शुरू हो जाता है। एक चैलेंज तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारी रिपोर्टर्स भी बता रही थी कि डीएमसी, केएमसी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इन इदारों की भी सुस्ती है कि रिस्पॉन्ड ये इदारे जल्दी नहीं करते। बारिश का पानी अभी भी बहुत से इलाकों में खड़ा है। आपको पता है आज डीएचए में, क्लिफ्टन में लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 2-3 चीजें हैं। जब भी बारिश होती है, डेफिनेटली जिस वक्त बारिश हो रही होती है उस वक्त सिर्फ जो है जो नेचुरल प्रोसेस है ड्रेन का, जो कि पंपिंग स्टेशन के थ्रू है, सिर्फ उसी के थ्रू पानी निकाला जा सकता है। हाँ। उस वक्त जो है मैनुअल डी वाटरिंग वो पॉसिबल नहीं होती, पर जब बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद मैनुअल डी वाटरिंग स्टार्ट होती है। अब अलमिया क्या है वो मैं थोड़ा आपको तफसील बताऊं। मैं किसी भी किस्म की ब्लेम गेम पर किसी भी मतलब डीएमसी, केएमसी पे या उस पे पॉलिटिक्स करना मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। मैं आपको फैक्चुअल चीज बताऊँ। फैक्चुअल चीज क्या है, जितने भी मेन आर्टरीज एंड मेन रोड्स हैं वहाँ पे पंपिंग स्टेशन के थ्रू पानी जाता है। अब उसमें जब के इलेक्ट्रिक और हैस्को, क्योंकि मैं इस वक्त भी हैदराबाद में मौजूद हूँ और मेरी मिनिस्टर साहब ने ड्यूटी हैदराबाद में ही लगाई थी, तो वैसे कराची का भी मेरा पूरे विजिट हुए और मुझे कराची का भी सारा इल्म है। तो इशू ये है कि जब के इलेक्ट्रिक और हैस्को या दूसरे जो पावर कंपनीज हैं, जब इनके फीडर्स ट्रिप हो जाते हैं तो जो कैपेसिटी होती है पंपिंग स्टेशन की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। उस पर फिर गवर्नमेंट क्या करती है, ऑल्टरनेट तौर पर जो है वो जनरेटर्स वहां पे इंस्टॉल करती है और जनरेटर से पानी निकाला जाता है। जनरेटर की जो एक्चुअल मशीनरी कैपेसिटी होती है उससे 50% उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद में भी, कराची में बहुत बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां तक अभी तक बिजली रिस्टोर नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नाअहली और मैं समझता हूँ मुजरिमाना गफलत है के इलेक्ट्रिक की और हेस्को की और बाकी इदारों की। अच्छा, अब शर्जील मेमन साहब, बात यह है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बारिशें रुक जाएं, जिंदगी ज़ाहिर है मामूल पर आ जाएगी, फिर हम इसको सब सारे चीज़ को हम भूल जाए। सारे अगले साल भी बारिशें होंगी, अब ये तो अभी नहीं बताया जा सकता ज़्यादा होंगी कम होंगी, लेकिन हमारा प्लान क्या है कि अगले साल बारिशें अगर इतनी होती हैं तो नुकसान से बचा जा सके। फिर हम अगले साल जो है ना वो कह रहे हो कि काश हम लोगों ने कोई प्लानिंग कर ली होती तो पहले से जो है ना नुकसानात कम होते। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसकी बात असद उमर साहब कर रहे हैं, इसको इस बारे में कोई सिंध हुकूमत से भी मुशावरत की गई? आज आला सतह इजलास हुआ जिसमें कराची से असद उमर साहब भी शरीक थे, तो क्या सिंध हुकूमत का भी कोई नुमाइंदा था? आप लोगों से भी इस बारे में कोई बात की गई? देखिए जी, मेरे इल्म में तो कोई नहीं कि कोई सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदों को बुलाया गया हो, लेकिन मैं थोड़ी आपको वाज़ेह कर दूं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है एक तरीके से कि बारिशें अब ये नहीं कि अगले साल होंगी नहीं होंगी। हाँ। अब जो भी ग्लोबल वार्मिंग आ गई है और पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिशें बिल्कुल होंगी। हम सबको चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, केएमसीज हो, डीएमसीज हो, एचएमसीज हो, जितने भी जो हमारे लोकल गवर्नमेंट इदारे, सबको अपने आप को मजीद एक्टिव करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 बताऊं, देखें जो मेन प्रॉब्लम कराची का क्या है। कराची का जो सबसे बड़े में बड़ा इशू है वो है कराची की इंक्रोचमेंट और कच्ची आबादी। मुझे बड़ा अफसोस करना पड़ता है, लेकिन मैं मतलब किसी को दिलाजारी नहीं करना चाहता। लोग जब यहाँ पे कच्ची आबादी आबाद होती हैं तो उस वक्त लोकल गवर्नमेंट का और बाकियों का ये जो भी हैं एरियाज, इनका ये फर्ज है कि वो देखें कि जी ये प्लानिंग है या नहीं है। इस वक्त अगर कराची में पानी कहीं रुका हुआ है तो मोस्टली कच्ची आबादी में रुका हुआ है या वहाँ रुका हुआ है जहाँ पे इंक्रोचमेंट होंगे, और इंक्रोचमेंट में हर आदमी इन्वॉल्व है। मतलब उसमें मैं किसी एक को नहीं कह सकता, मतलब कि जो इल प्लानिंग की वजह से, और ये दिस इज फ्रॉम ओवर द इयर्स। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ये पीटीआई कह रही है। ऐसा वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए जिसकी किसी सियासी जमात के साथ जो है ना वो एफिलिएशन हो। तो इस बारे में कोई हतमी फैसला आप लोगों ने किया है? देखिए जी, मैं एक चीज कहूँ कि वो फैसला बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट की सवाबदी है। हाँ। और उसमें डेफिनेटली कराची की बेहतरी जो पहली प्रायोरिटी होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सिंध हुकूमत कोई भी कोशिश करेगी कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन अगर क्या पूरे पाकिस्तान में जहां पर मुशावरत तो करेंगे ना? नहीं, मैं अर्ज कर लूँ प्लीज, अर्ज कर मेरी। जो आइन हमारा जो जिस चीज की इजाजत देता है हमें उसके थ्रू जाना चाहिए।
क्या पूरे पाकिस्तान में जो भी पोस्ट सिंध के अलावा जहाँ पोस्ट की जाती हैं वहाँ पे क्या पीटीआई या फेडरल गवर्नमेंट जो है बाकी पार्टियों से मुशावरत करती है? मुझे किसी चीज पर एतराज नहीं है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत अच्छा मेरिट पे और बेहतरीन किसी शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पार्टी और अपनी सिंध गवर्नमेंट पर इतना एतमाद है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं पहुंचता, या पीटीआई की गवर्नमेंट को किसी और पॉलिटिकल पार्टी को कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो डिक्टेशन दे। लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट को पूरा इख्तियार है, और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा नाम आएगा जिसपे आप सब लोग भी खुश होंगे, कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा। चल, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए वफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन के लिए खुफिया राय शुमारी के तरीक़ाकार को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेनेट इलेक्शन में मुबैना तौर पर वोटों की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए आईनी तरमीम का फैसला किया गया है। इससे पहले सेनेट इंतखाबात में अरकान अपना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट खुफिया राय शुमारी के जरिए कास्ट करते थे। ओपन वोट के जरिए यकीनन ये मालूम हो सकेगा कि किस रुकने असम्बली ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए आइन के आर्टिकल 226 और 59 के शिक 2 में तरमीम की जाएगी। आइनी तरमीम का मुसवदा मंजूरी के लिए जल्द पार्लियामेंट में भी पेश किया जाएगा। तारीख हमें ये बताती है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद अददी अक्सरियत होने के बावजूद बुरी तरह से नाकाम हुई थी। जबकि चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए करारदाद जब पेश की गई तो अपोजिशन के 64 अरकान ने नशस्तों पर खड़े होकर इस तहरीक के हक में राय दी थी, मगर खुफिया राय शुमारी के दौरान अपोजिशन अरकान की तादाद सिर्फ 50 रह गई थी। यानी अपोजिशन के 14 सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ हो गए थे। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को 53 वोट दरकार थे, मगर 3 वोटों की कमी की वजह से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह से नाकाम हो गई थी। सवाल ये है कि क्या ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन को वाकई शफाफ बनाया जा सकता है? सवाल ये भी है कि क्या अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में इस्लाहात के बिल को सपोर्ट करेगी? सवाल तो ये भी अहम है कि आखिर क्यों पाकिस्तान की सियासी जमातें ज़मीर फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं कर सकी हैं। दूसरी तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो मियां नवाज शरीफ की जानिब से एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है। सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ को हाज़िरी से इस्तिस्ना मिलेगा? मैं सारी सूरत हाल पर बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर कानूनदान हैं, एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपका। एतजाज़ साहब, ये जो वफाकी हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त के लिए कह रहे हैं जी आइनी तरमीम हम ला रहे हैं, जो तब्दीली की जैसा भी ये कोशिशें हो रही हैं, जो तजावीज़ दी जा रही है कि ओपन बैलेटिंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब ये कि किस रुकने असम्बली ने किसको वोट दिया ये पता चल जाएगा, और कह रहे हैं कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए। आप समझते हैं कि जो तरीक़ाकार है जो हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है, इससे हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म होगी? ये बेहतरीन तरीका है हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने का? ये तो बुनियादी तौर पे तो पार्लियामेंट पे अपने बेमुनसर है, वो अक्सरियत से क्या चाहती है, और इसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। अगर 2/3 अक्सरियत ये चाहती है सेनेट की भी और कौमी असम्बली की भी कि ओपन वोट हो, बाय शो ऑफ हैंड हो, या अपनी अपनी नशिस्त पे खड़े होकर बाहर किसी को पता लगे कि किसको वोट मैंने दिया है या मैंने किसके खिलाफ दिया है, तो अगर पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से दोनों ईवानों की ये चाहती है तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्योंकि ये दोनों मुरवज तरीके हैं, बहुत सारे वोट जो हैं वो ओपन होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के 63A में इलेक्शन वज़ीर आज़म का और एतमाद की करारदाद वज़ीर आज़म में एतमाद की करारदाद और बजट और आइनी तरामीम ये पहले से ही ओपन होती हैं, क्योंकि इनमें डिवीज़न होती है। और अगर कोई और भी पार्लियामान चाहे कि वो इसमें इजाफा कर दे
तो पार्लियामेंट कर सकती है, इसमें कोई ना मैं लेकिन वो बात ठीक है, पार्लियामेंट कर सकते हैं, कौमी असम्बली सेनेट में जाहिर है अगर पार्लियामेंटेरियन चाहे तो ये हो तो सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने का जबरदस्त तरीका है? ज़रा मोटिव तो यही है, कर तो आप इसीलिए रहे ना कि पैसा चलना बंद हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, जो वफादारियां, जो ज़मीर बेचने की बात की जाती है वो ना हो, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है इस चीज़ के लिए? हॉर्स ट्रेडिंग पूरी तरह तो शायद खत्म ना हो, लोग खुले सरेआम भी वोट अपनी पार्टी के खिलाफ शायद दे दें, पर ये जो 63 आया है इसने काफ़ी इसका असर है। हाँ। लोगों पे दबाव है कि वो अगर अपनी हुकूमत हमारी सिंध में है, वफाक में पीटीआई की है, कल कला होती थी नवाज शरीफ की, पीएमएल नून की हुकूमतें होती थी, अगर अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई पार्टी का मेंबर वोट देगा तो वो अपनी सीट से हाथ धो देगा। बिल्कुल। अगर उसमें इस किस्म का कोई और इजाफा करना कोई चाहे, तो अगर पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत करना चाहे तो उसमें उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर 2/3 अक्सरियत बिल्कुल ना सही। आती हो, अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है या उसे मुनहरिफ होता है तो क्या इसे हॉर्स ट्रेडिंग के साथ जोड़ना वाकई दुरुस्त है? क्योंकि अगर हमारा आइन में भी ये इजाज़त है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट दे सकें, तो सिर्फ इसे हॉर्स ट्रेडिंग क्यों कहा जाता है? ये क्यों नहीं कहा जाता कि अगर किसी ने इस तरह किया, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, हो सकता है वो उसके ज़मीर की आवाज़ हो, सिर्फ यही कहना कि उसने ज़मीर फरोशी की है या पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करके उसने पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया, ये दुरुस्त है क्या? बस हमारे यहाँ ये रस्म बन गई है। हाँ। वरना पार्टी लाइन से हटके जो वोट देता है दुनिया में, उसको पार्टी उसके खिलाफ कुछ एक्शन तो कर सकती है। हाँ। पर कम ही ऐसी पार्लियामान रहे जहाँ के मेंबर जो है वो अपने वोट का और अपनी रुकनीत से हाथ धो बैठता है। हमारी तरफ ये हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है यकीनन, और बड़े सरेआम होती रही है। हमें भी इसका बड़ा तल्ख तजर्बा है। अच्छा चौधरी साहब, ये FATF के मामले पर सेनेट में ऑपोजिशन ने वोट ना देकर आपको नहीं लगता गैर जिम्मेदारी, गैर संजीदगी का जो है ना वो मुजाहरा किया? जब कौमी सलामती, कौमी मफाद के बारे में मामलात होते हैं तो यकीनन सारे इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाना चाहिए। आपको नहीं लगता ये गैर संजीदगी का मुजाहरा है? FATF की ग्रे लिस्ट में अब हमने ग्रे से ज़ाहिरा निकलना है, ब्लैक में तो नहीं जाना, तो अब हुकूमत ने इसका पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाना है, तो ये ऑपोजिशन का ये रवैया आप समझते हैं कि दुरुस्त नहीं था? जी, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाएगी। हाँ। सेनेट में तो 2-3 बातें हुई हैं जो मेरी इतला है और अखबारों में भी आया है, मीडिया पे भी आया है। एक तो डॉक्टर वसीम साहब जो कायदे ईवान थे और हैं सेनेट में, उन्होंने कुछ अपनी नारवा ज़बान जो इस्तेमाल की थी उन्होंने कहीं कुछ बयानात में, उसको वापस लेने से और उस पर माजरत करने से इनकार कर दिया। ये उनको भी नहीं करना चाहिए था। हमारे से कई दफ़ा बात ज़रा ऐसी हो जाती है पार्लियामेंटेरियन से, ना चाहते हुए भी गलती से या मज़ाक के आलम में, कि वो किसी की दिल आज़ारी बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन की या किसी और शख्सियत की बाहर दिल आज़ारी होती है। तो अगर दिल आज़ारी होती है, हम तो फ़ौरन उस पर कह देते हैं कि जी हमसे अगर किसी को दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, माजरत करता हूँ। मैंने एक माजरत की है, वो सिर्फ इसी जज्बे के तहत कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत करता हूँ। वरना सेहत पे सियासत तो दबा के मुस्लिम लीग नवाज आज भी खेल रही है, नवाज शरीफ की सेहत को लेके, कभी शहबाज शरीफ की सेहत को लेके। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की आपने बात की है, चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब ने ये जो एवनफील्ड और अल अजीज़िया में इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो दायर की है, तो कानूनी तौर पर मैं जानना चाहती हूँ कि इस दरख्वास्त के लिए क्या फिजिकली होना ज़रूरी नहीं होता? क्या हैसियत है इस दरख्वास्त की जो उन्होंने दायर की है?
हैसियत तो इसकी बड़ी अहम है और इसमें ज़रूर पीछे कोई पोशीदा उनके मकासद हैं मुस्लिम लीग नून के, जो उनका हक है। अगर वो वाकई बीमार है तो उनको इस्तिस्ना मिल सकता है, यकीनन मिल सकता है। लेकिन अगर वो मफरूर की कैटेगरी में आ जाएं और ये साबित हो जाए कि उन्होंने मुल्क से बाहर जाने या ज़मानत हासिल करने के लिए बावजूद इसको कि उनको सज़ा हो चुकी है, वो मुल्ज़म से मुजरिम की कैटेगरी में आ चुके हैं, इसके बावजूद अगर वो बीमार हैं या वो ये बयान देते हैं कि वो इस वक्त सफ़र नहीं कर सकते, तो इस्तिस्ना उनको मिल तो सकता है, पर अदालत पहले तो पूछेगी, पूछना चाहिए अदालत को। और ये पूछना उनके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले जो 2 महीने के लिए शायद ज़मानत ली थी और जिन शराइत पर आप मुल्क से बाहर आए थे कि आप रिपोर्टें देंगे और वाकई बीमार हैं, और वो 2 महीने तक का था, उसके बाद आपके अंडरटेकिंग भी दी, ज़मानत तो नहीं पर अंडरटेकिंग भी दी अदालत को कि आप इन कंडीशन। तो साहब, अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? जो कह रहे हैं भाई हमने वापस लेके आना है, ख़त पहले भी लिखा, अब भी कानूनी इक़दाम जो है ना वो कर रहे हैं। आप देखिए इसहाक डार को ये लोग ला नहीं सके, हसन हुसैन को ला नहीं सके, तो कितना आसान है इन लोगों के लिए, अब मुश्किल है नवाज शरीफ साहब को लेके आना कानूनी तौर पर? मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल हो, अगर ट्रीटी भी होती तब भी मुश्किल होता। क्योंकि इनके वुज़रा ने, पीटीआई के वुज़रा ने, पीटीआई के अंदर एक तवाइफुल मलूकी है, एक अनारकी है, बिल्कुल अनारकी है। हर वज़ीर जो चाहे वो बात करता है, ख़बर नहीं क्यों उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई हम आहंगी नहीं, कोई हम आवाज़ नहीं होते, कोई एक बात ही क्यों नहीं करते। हर कोई मुख्तलिफ बातें जो चाहता है, एक आता है मुक्के मार के मेज़ पे कहता है कि ये लोग जो सारे हैं ये वाजिबुल कत्ल है। भाई कत्ल की तो सज़ा नहीं है, इनकी करप्शन अगर की भी है, बहुत भारी करप्शन की है और की होगी, क्योंकि सितम ज़रीफ़ी तो ये है, यहाँ तक है, ये बात की जा सकती है कि सितम ज़रीफ़ी है कि जिन एवन फील्ड अपार्टमेंट्स से मियाँ साहब अपना बिल्कुल ताल्लुक़ काटते हैं और कता ताल्लुकी का इजहार करते हैं, तो किसी अदालत के साथ भी किसी ने नहीं किया होगा सारी तारीख में, और बड़े बेधड़क रह रहे हैं और आज के दौर में रह रहे हैं जब टेलीविज़न कैमरा उनको आते जाते दिखाता है कि वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में से निकल के सैर को निकलते हैं, निकल में के कार में बैठते हैं, कार से उतर के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जाते हैं। जिनके जो मुतनाज़ा, जिनका मामला ही ये है कि क्या ये मियाँ साहब के की निस्बत इन अपार्टमेंट्स की कोई निस्बत है मियाँ साहब से कि नहीं। ये सारा मामला जो अव्वलन शुरू हुआ, वो मियाँ साहब कहते हैं कि पनामा से निकल तो जज साहब, ये जज अरशद मलिक की बरतरफी के बाद नवाज शरीफ की सजा की हैसियत क्या? नून लीग तो कहती भाई हमारा तो मौक़िफ़ सच साबित हो गया। किस तरह सच साबित हो गया? जज अरशद मलिक की बरतरफी के बाद। ओ जज अरशद मलिक की, हाँ जी। जज अरशद मलिक की बरतरफी से तो कोई इनके फैसले पे फ़र्क तो नहीं पड़ता आइन और कानून के तहत। उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मामला रिमांड हो जाए और रिमांड में किसी दूसरे जज के पास चला जाए, पर बरियत तो नहीं होती। अगर मैं मुल्ज़िम हूँ, मुझे सज़ा कर देता है एक जज, फांसी की सज़ा दे देता है, और दूसरे दिन वो चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है या 6 महीने बाद वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो सारे फैसले जो उसने किए हैं बतौर जज वो कलअदम तो नहीं हो जाते। और वो कोई सारे बंदे बरी तो नहीं हो जाते कि सिर्फ इसलिए कि उनका केस कोई ख़ास जज सुनता रहा है जो बाद में करप्ट साबित हुआ है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो मुकदमे जो उन्होंने फैसला किया है अरशद मलिक ने, जिसमें वो मुकदमा भी जिसमें बरी हुए हैं, उनकी बरियत का भी मामला ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है,
वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मौलाना की हुकूमत के खिलाफ मुमकिन तहरीक कामयाब क्या हो पाएगी? इस सवाल से पहले एक और बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक शुरू भी हो पाएगी या नहीं। मौजूदा सूरत हाल से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले कुछ माह तक मुल्क में कोई भी अवामी एहतजाजी तहरीक शायद शुरू नहीं हो पाएगी और अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की बातें सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहेंगी, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह मौलाना फजलुर रहमान के नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार से मुतालिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात को ना तो नवाज़ शरीफ ख़त्म कर पाए हैं लंदन में बैठे, और ना ही गुज़श्ता हफ्ते शहबाज शरीफ और मौलाना की जो मुलाकात हुई इसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है। गुज़श्ता हफ्ते मौलाना की सरबराही में अपोजिशन की 9 छोटी जमातों का इजलास हुआ, जिसके बाद ये खबरें सामने आईं कि अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा किया है कि APC बुलाने से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी तहरीरी तौर पर मिसाके जमहूरियत तर्ज का एक मुआहदा करें और ये वाज़े करें कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन का मुकम्मल साथ देंगी, और अगर दोनों जमातें इस तरह का कोई मुआहदा नहीं करती तो मौलाना फजलुर रहमान दीगर छोटी अपोजिशन की सियासी जमातों से मिलकर अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सवाल यह है कि मौलाना को नून लीग और पीपल्स पार्टी पर आखिर इतनी बेएतबारी क्यों है, इतनी बदएतमादी क्यों है कि वो तहरीरी तौर पर मुआहदा चाहते हैं? क्या बड़ी तहरीकें इस तरह तहरीरी मुआहदों पर शुरू हुआ करती हैं? और अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तहरीरी मुआहदा कर भी लिया तो क्या गारंटी है कि वो उस पर भी अमल करें? क्योंकि इस मुल्क की तारीख गवाह है कि सियासी जमातों और लोगों में बहुत से मुआहदे हुए, लेकिन लोग बाद में उन्हीं मुआहदों से मुकर गए और मुआहदे की हैसियत सिर्फ एक सफ़े जैसी जो है ना वो रह गई। अब सवाल ये है कि क्या नून लीग मौलाना के साथ तहरीरी मुआहदा किसी भी किस्म का करने को तैयार है? क्या मौलाना ऐसे मुतालिबात करके अपोजिशन की पोजीशन को खुद ही क्या मजबूत कमज़ोर कर रहे हैं? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, क्या मुस्लिम लीग नून मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए किसी भी किस्म का तहरीरी मुआहदा करने के लिए तैयार है, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, डिमांड्स है, मुतालिबात हैं? राना साहब, कोई मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाता है इन चीज़ों को, लेकिन जब हम मौलाना साहब से मिले अभी शहबाज साहब, तो उस वक्त सिर्फ यही बात हुई कि स्पीकर हाउस में जो मीटिंग थी उसमें हमें साहब क्यों नहीं लेके गए। तो वो मेरा हाल उसकी शहबाज साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में ये वजाहत की थी। अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि उसमें थोड़ी कुताही हुई है, इनका ऐसा नहीं हो। तो वो ऐसी मेरा सीरियस बात नहीं, लेकिन एक डिस्कशन में ये जरूर बात आई थी कि मिसाके जमहूरियत के पैटर्न पे मिसाके पाकिस्तान का एक किया जाए, जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए और उस पर जो जितनी छोटी जमातें पहले मैंने मीटिंग की है वो भी उसमें सेक्रेटरी हो जाए सारी, ताकि इस मुआहदे में शराइत क्या रखी जाए, मुतालिबात क्या रखे जाएं, इस पर भी कोई डिस्कशन हुई थी? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं। मिसाके पाकिस्तान का मकसद सिर्फ ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको क्या आप कह सकते हैं कि अपहोल्ड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस और इस किस्म की चीज़ें जो मिसाके जमहूरियत में भी हैं काफ़ी सारी, इसमें वो मिसाके पाकिस्तान की बात कर रहे थे, ताकि इस वक्त जो पाकिस्तान को खतरात है इस गवर्नमेंट से, जिस तरह इकॉनमी ख़राब है, जिस तरह गवर्नेंस ख़राब है, जिस तरह सिक्योरिटी के मामला सामने आ रहे हैं, या फॉरेन पॉलिसी जिस तरह हमारे दोस्त ममालिक हमारे थोड़े से वो गर्मजोशी नहीं रही, तो ये सारी चीज़ें वो कहते थे कि मिसाके पाकिस्तान किया जाए जिस पे ये सारे हम लोग भी शामिल हो जाएं, क्योंकि हमने कहा था मिसाके जमहूरियत में आप आ जाएं। तो उन्होंने कहा उससे बेहतर है कि मिसाके पाकिस्तान की बात अब हम करें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिन हाथों में है वो मफूज नहीं है। लेकिन मौलाना साहब ने आज़ादी मार्च भी किया, उनका एक ही मुतालिबा था, इस हुकूमत को घर भेजा जाए, इस हुकूमत को रहने का कोई जवाज़ नहीं है, ये धांधी ज़्यादा हुकूमत है। वो तो हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, वो तो निकलते इस नियत से हैं कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए। तो इनका ये मुतालबा तो अब भी है, ये तो अब भी हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि नून लीग ऐसे किसी मोटिव में मौलाना के साथ शरीक होगी या नहीं? नहीं, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारा ये है कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है
जितना भी आप इसको लूला लंगड़ा समझे या धांधली ज़्यादा समझे इलेक्शन, जब हमने हलफ लिए थे उस वक्त याद होगा आपको कि मौलाना साहब का ये डिमांड थी कि रिज़ाइन किए जाएं। तो उस वक्त हमने कहा कि रिज़ाइन करने का मकसद कोई नहीं है, हम चाहते हैं ये प्रोसेस चले। असम्बलियों में बैठे, ठीक है, ये वाकई इलेक्शन जिस तरह गया सारी दुनिया को पता है, तो वहाँ बैठ के हम ज़रूर बात करें। और बात की भी हमने, जिसकी एक पार्लिमानी कमेटी बनी फैक्ट फाइंडिंग के लिए और हेडेड बाई परवेज़ खड़क साहब, जिसमें मैं भी था। तो वो 1-2 मीटिंग के बाद आगे नहीं बात बढ़ सकी। आपको पता ही है जिस तरह ये लोग करते हैं, मीटिंगें ज़रूर करते हैं लेकिन बात उधर ही रह जाती है। तो वो बात हमारी ये जो है वो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ना, क्योंकि फेयर एंड फ्री नहीं थे, बड़े लेकिन अब हो अपन पे घर ना जाए, हुकूमत मुद्दत पूरी करे। नहीं, गवर्नमेंट को विद इन हाउस जो ऑप्शन है ना, विद इन हाउस चेंज किया जाए या और चीज की जाए या -1 वाला फार्मूला, उससे हम थोड़ा कहते हैं कि नहीं, उसका फायदा नहीं है पाकिस्तान को या 22 करोड़ अवाम को फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, एक बड़ी पॉलिटिकली जो स्टेबिलिटी इसी तरह आ सकती है। एक नया इलेक्शन हो, वो जरूरी नहीं कि 5 साल बाद ही हो, किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर खुद भी अनाउंस कर सकते हैं अर्ली इलेक्शन। तो हमारा मकसद ये है कि फ्रेश मैंडेट आए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और जिसको भी मैंडेट मिले, चाहे पीटीआई को मिले, पीपल्स पार्टी को मिले, पीएमएलएन को मिले, वो गवर्नमेंट बनाए और अपना जो वो डायरेक्शन है, अपना मैनिफेस्टो है, वो इम्प्लीमेंट करें और अच्छा, आगे बढ़े। मरियम बीबी की अब जो उन्हें नायब ने जो बुलाया, अब जो कल वो जा रही हैं, क्या पिछली एपिसोड रिपीट तो नहीं होगी? वो पत्थर चलना और वो जो सारा एक तमाशा लगा था, जिसको बड़ा तनकीद भी किया गया, मुस्लिम लीग नून पर बड़ी तनकीद भी, बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया कि खुद ही पत्थर लाए, खुद ही मारे, खुद ही चलाए, तो अब तो नहीं कोई ऐसा कुछ होगा? मैं पहले जो आपने बात की है कि पहले भी पत्थर लाए, उसकी बिल्कुल तब्दील करता हूँ। ये जो प्रोवोकेशन हुई वो दूसरी तरफ से हुई थी, और लोगों का सिर्फ 4-5 बंदों का ये था कि हमने अंदर साथ जाने हैं इनके, तो वहां पे उन्होंने रिएक्ट किया, और जिस तरह उन्होंने रोका लोगों को, और लोगों के जज्बात थे, क्योंकि बड़ी देर बाद मरियम बीबी आई थी बाहर, तो जो वर्कर थे वो थोड़े जज्बाती होते हैं, तो वो जब जज्बाती थोड़े से साथ हुए तो वो आगे से जो रिएक्शन हुआ उससे ये बात बढ़ गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरा नहीं, पहले भी हमारी तरफ से नहीं हुआ था। अगर वहां पे कोई गड़बड़ वो खुद ही कर दें या उनका कोई अल्टीरियर मोटिव है, तो फिर वो अलग बात है कि वो क्या चाहते हैं या मीडिया पे किस तरह वो पेंट करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब बुध को कराची जा रहे हैं, जो कराची के हालात हैं, उन्होंने हुकूमत को ताउन की पेशकश भी की है। क्या कर सकते हैं इन हालात में? क्या अपनी खिदमात पेश कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब? दौरे का मकसद क्या उनका कराची का? मैं तो समझता हूँ कि कराची का जो मसला है बड़ा पुराना मसला है, चले वो तो एक इशू है, लेकिन इसको जो स्पायल ज्यादा किया है वो कि फेडरल गवर्नमेंट ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने शुरू से डे 1 से, क्योंकि एक सूबे में सिर्फ अपोजिशन की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की थी, तो अपने जो एमएनए या मिनिस्टर थे उनको खुली छुट्टी दी कि उनको गालियां निकाले, वहां पे हालात खराब करें, और इसी तरह ब्लेम गेम पे उन्होंने काम शुरू किया। और इस मौके पे भी चाहे वो कोरोना वाला मसला हो या ये मसला बारिश वाला हो, उस पर भी उन्होंने इसी तरह स्पॉइल किया उन एफर्ट्स को जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती थी या करना चाहती थी। तो ये तो उनका बात। बाकी हम अपोजिशन में हैं, हम सिंध गवर्नमेंट को गवर्नमेंट है, लेकिन यही कर सकते हैं कि हमारे जो वहाँ पे पार्टी है वो लेकिन एट द एंड तो काम तो सिंध की सूबाई हुकूमत का है ना। जाती तौर पे जो पार्टी वहाँ रिलीफ दे सकती है कोई उन फंसे हुए लोगों को, कोई खाने के लिए या कोई और चीजें, ये पैकेज कोई, ठीक है, अगर सिंध गवर्नमेंट चाहे या ठीक है, तो हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन मेरे साथ थे। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम डिवीज़न ने
लाहौर तक कराची गैस पाइपलाइन की तामीर का फ्रेमवर्क और प्लान को तब्दील किया है और अब पाइपलाइन मंसूबे में 95% रूसी सरमायाकारी वापस करवाने की तजवीज़ को वापस ले लिया गया है। ज़राए का ये दावा है कि पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से ये इकदाम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीसिस यानी GIDC पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद ये कदम उठाया गया, जबकि अब GIDC की रकम मिलने के बायस वफाकी हुकूमत ने रूसी कंसोर्शियम के साथ जॉइंट वेंचर के तहत पाइपलाइन मंसूबे में 51-80% सरमायाकारी बतौर इक्विटी शामिल करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक रूस के साथ कराची से लाहौर नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन तामीर करने के लिए 1 महीने के दौरान कमर्शियल एग्रीमेंट किया जाएगा। GIDC की रकम मिलने की वजह से पेट्रोलियम डिवीजन मुजवजा $2.7 अरब का यह मंसूबा बिडिंग का अमल इख्तियार करते हुए 1.25 से 1.50 अरब डॉलर में बासानी मुकम्मल कर सकता है। बिडिंग के अमल से खतीर ज़र मुबादला की बैरून मुल्क मुंतकिली इंतहाई कम, अवाम को रिलीफ और एनर्जी यानी को यकीनी बनाया जा सकता है। रूस की जानिब से पाइपलाइन की तामीर के लिए मुजवजा कंपनी ETK को मतलूबा तजर्बा और महारत ना होने, ख़राब शोहरत और करप्शन केस की वजह से पहले ही इसको रिजेक्ट किया जा चुका है। ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया है कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मद में फर्टिलाइज़र समेत मुख्तलिफ शोबों से काबिल वसूल रकम का हजम जो है ये 417 अरब रुपए से बढ़कर 517 अरब रुपए तक पहुँच गया है। गैस मनसूबों की तकमील के लिए मुल्क भर की आवाम से 9 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 818 अरब रुपए वसूल किए गए, लेकिन एक पाई भी किसी गैस मनसूबे पर खर्च नहीं की गई। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि जो रकम 517 अरब रुपए हो चुकी है और कुछ शख्सियात 62 शख्सियात हैं जो इसको कम करवाने की कोशिश कर रही हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? अच्छा, ये मामला ये है कि आपको याद होगा इसके पीछे वही मकसद छुपा हुआ है जिन्होंने जून 2019 में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवा लिया था, ताकि जो उस वक्त ये जो इस रकम का हुजम था वो 417 रुपए था, ताकि 50% रकम माफ़ करवाई जा सके, और वो रकम माफ़ हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब मीडिया ने और अपोजिशन ने अपना किरदार अदा करते इस मामले के ऊपर आवाज़ बुलंद की तो हुकूमत ने वो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। वही लॉबी दोबारा एक्टिव है और हुकूमती हलकों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद कोई उसकी खुशी होने की बजाय कि कौमी ख़जाने के अंदर एक बड़ी रकम आएगी, वो रकम जो मुल्क भर के किसानों से और मुल्क भर की गरीब आवाम से जमा की गई थी, लेकिन 6 साल से वो मुख्तलिफ कंपनियों के बैंक अकाउंट्स में मौजूद थी, तो वो ख़जाने में रकम आएगी। लेकिन उसके ऊपर मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म को तो जिहाद पेश की गई है, जिसकी वजह से कुछ लोग ये चाहते हैं, मुल्क भर की एसोसिएशन मुख्तलिफ जो सेक्टर्स की हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं कि इसमें से कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए कि ये पूरी रकम हमें अदा ना करना पड़े। लेकिन ये इनका हम पहली मरतबा अपने नाज़रीन को बताने जा रहे हैं कि ये रकम 417 नहीं बल्कि 517 अरब रुपए हो चुकी है, जो काबिल वसूल है इन प्राइवेट कंपनियों से। 195 अरब रुपए तो सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर के मालिकान ने देने हैं और बाकी कंपनियों के लोगों ने भी इसकी ये रकम अदा करनी है। और उसके बावजूद कि ये जिस कानून के तहत रकम इकट्ठी की गई थी उसके लिए लाजिम था कि गैस के जो मंसूबे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, वो तमीर किए जाएं। लेकिन 9 साल गुजरने के बावजूद मजमूई तौर पर 818 रुपए गरीब आवाम से इकट्ठे किए गए, 517 रुपए जमा ही नहीं हुए कौमी खजाने में। लेकिन जो भी रकम है उसमें से एक पाई भी किसी गैस मंसूबे पर आज तक खर्च नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए, जो रूसी सरमायाकारी जो कहा जा रहा था कि 95% उनकी होगी, बाकी इधर से होगा, तो अब जो 95% तजवीज़ थी कि रशिया कंपनी जो वो सारा इसको इन्वेस्ट करेगी, अभी जो GIDC की रकम है, उस दिन हमारे प्रोग्राम में नदीम बाबर साहब भी थे, मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ये तजवीज़ दी गई है कि जो GIDC से मिलने वाली रकम है उसको इस पर खर्च किया जाए। तो अब ये 95% रशियन कंपनी तो सरमायाकारी नहीं करेगी, तो अब जो GIDC की रकम मिलेगी वो सारी रकम इस सारे मंसूबे पर इन्वेस्ट की जाएगी। शाज़ी देखिए, जो 2015 में रशिया कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उस ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हाँ। तो GTG बेसिस के ऊपर हम जाएंगे, रशियन कंपनियां ही इन्वेस्टमेंट करेंगी, पैसा भी वो लेके आएंगी। लेकिन अब पेट्रोलियम डिवीजन के पास, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास, वफाकी हुकूमत के पास अब तो GIDC के जरिए से 517 रुपए की रकम मिलनी है,
2 सालों में आपने रकम इकट्ठी करनी है और अब हमें कंफर्म किया गया है कि आइंदा माह से पहली किस्त भी मौसूल होगी। तो वो मसला जो पैसों का मसला था वो हल हो चुका। अब मसला ये है कि जिस मंसूबे के तहत रूस के साथ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा हुकूमत करने जा रही थी, जिसके अंदर 95% जो मलकियत थी, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो उसके अंदर कंट्रोल था, वो रशियन कंपनी के पास होना था। अब वो प्लान तब्दील कर दिया गया है। नाइट एडिशन को मसूल होने वाले सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अब हुकूमत ने यह प्लान तैयार किया है कि हम 51 से 50% तक इस मंसूबे के अंदर हम खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, बतौर इक्विटी हमारा कंट्रोल होगा, लेकिन रूसी कंपनियों से हम पाइपलाइन लेंगे, कंप्रेशन लेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये जन्म लिया है कि जब माजी के अंदर कतर के साथ G2G एग्रीमेंट किया गया था तो बहुत से सवालात उठे थे। अब जब हम रशिया के साथ जा रहे हैं, पैसे हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर G2G एग्रीमेंट करने की बजाय जो बेहतरीन तरीक़ेकार है वो बिडिंग का तरीक़ेकार है, शफाफ तरीक़ेकार है, ताकि कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन कंपनियां, चीनी कंपनियां, रशियन कंपनियां मुकाबला साजी का माहौल हो, वहां पे कम्पीट करें, बिड करें, जो सबसे कम कीमत दे हम उस कंपनी को अवार्ड करना चाहिए। इस सेक्टर के वाबस्ता लोगों का ये दावा है कि जो $2.7 बिलियन का मंसूबा है, बिडिंग के जरिए से हम इसे 1 से 1.25 बिलियन डॉलर के अंदर बासानी मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।